Hello everyone, I'm Chandni Khan. Welcome to our channel We Can. Today we will start our chapter number 4, Agriculture Backbone of Indian Economy, part 2. In the first part we have already discussed about the what is agriculture and why it is so important, and in this sector agriculture included like primary activities or primary sector and types of activities we have discussed about it, and फॉर्म्स ऑफ जो है फार्मिंग है जिसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग एंड पार्ट्स ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट इन दिस in this section of chapter we discussed about the major crops of India and development. Comparison भी करेंगे अमेरिकन और इंडियन जो है कल्टीवेशन के प्रोसेस में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल major crops. So we grow a large variety of crops to meet the growing needs of the population. Some of them are food crops like rice, wheat, maize, and millets. Beverage crops like tea and coffee, and fiber crops like cotton and jute, and industrial crops like rubber, tobacco, sugarcane, cotton and etc. मेजर क्रॉप्स जो है उनको फोर डिफरेंट टाइप्स में जो है डिवाइड किया है. सबसे पहले उन्होंने फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी जो है क्रॉप्स को इंक्लूड किया है, दैट इज़ राइस, वीट मतलब चावल, गेहूँ, मक्का, मिलेट्स, ये रागी, बाजरा, ये सब इसके अंदर आते हैं मिलेट्स में. तो ये चीज़ें जो है फूड क्रॉप्स हैं, खाने के उसमें काम आती हैं. और बेवरेज क्रॉप, व्हाट इज़ बेवरेज, पानी के अलावा जो भी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेवरेज. जैसे कि इंडिया में जो दो ही अगर फेमस हैं तो वो है टी एंड कॉफ़ी. इसके मेन बेवरेज क्रॉप्स हैं इंडिया में. ठीक है. फाइबर क्रॉप्स आर लाइक कॉटन एंड जूट जो है इसको हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं और जो कमर्शियल में भी इंक्लूड होती है. एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जो है ऑफ कोर्स रबड़ है, टबेको है, शुगर कैन है, कॉटन है, ये इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं. अब इन क्रॉप्स की जो है कल्टीवेशन के लिए अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग सिचुएशन और इरिगेशन अलग अलग उनकी नीड्स हैं, तो हम क्रॉप्स वाइज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप of tropical and subtropical regions and a major food crop of the world. स्टेपल फूड, एज यू नो, स्टेपल फूड वो होता है मतलब कोई ऐसी हाई फाई खाना नहीं है. स्टेपल फूड मतलब जो आम से लोगों को भी जो है कॉमन पीपल्स को आराम से अवेलेबल हो जाए, दैट इज स्टेपल फूड. तो राइस को एक ऐसा ही क्रॉप माना जाता है कि जो मतलब कॉमन पीपल के लिए भी अवेलेबल हो जाता है आराम से खाने के लिए, मतलब वर्ल्ड वाइड. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप which requires a high temperature of above 26 degree and a rainfall of more than 100 centimeter. Okay, and it grows best in alluvial soil with the top clavery layer that allows standing water. ये जो राइस की क्रॉप है इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब 26 डिग्री से ऊपर चाहिए, और उसके साथ के साथ रेनफॉल बहुत ज़्यादा आना चाहिए. मतलब जिन एरियाज़ में, जिन प्लेसेस पे मॉनसून का अच्छा इफेक्ट होता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, आपने देखा होगा अगर अगर रियलिटी में अगर कभी आपने चावलों का खेत देखा है तो मतलब आधे आधे घास पानी में डूबी रहती है. इसके मतलब इतनी ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. और खरीफ की फसल, एज यू नो कि वी हैव 3 काइंड्स ऑफ राउंड्स, रबी की फसल, खरीफ की फसल एंड जायद, जिसको जैद भी कहते हैं, जैद की फसल. तो खरीफ की फसल जो होती है वो मॉनसून के बीच में आती है, यानी खरीफ की फसल में वो क्रॉप्स आएंगी जिनमें मॉनसून के अलावा भी इरिगेशन करना पड़ता है, जैसे कि राइस है, मेज़ है, ये सब खरीफ की फसलें हैं. तो इसके हमको इरिगेशन भी करना पड़ता है मॉनसून के अलावा. और इसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमको राइस के कल्टीवेशन में क्या है, रेनफॉल चाहिए. और इसके लिए सबसे ज़्यादा सॉइल, विच सॉइल इज़ वेरी सुटेबल फॉर राइस क्रॉप, दैट इज़ एलुवियल सॉइल.
कौन सी? एलुवियल सॉइल जो होती है सबसे अच्छी होती है विद द टॉप क्लेयरी लेयर, मतलब ऊपर की जो लेयर है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा पानी को खड़ा रहने पर, सस्टेनेबल पानी उसके ऊपर खड़ा रहे ताकि उसकी सिंचाई होती रहे। अगर ऐसी ही मिट्टी होगी तो मिट्टी और पानी दोनों ही बह के चला जाएगा, है ना। ये इसका मतलब है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज चाइना, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। फर्स्ट नंबर पे जो है इसके प्रोडक्शन में चाइना है एंड सेकंड नंबर पे इंडिया है, इस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ओके, wheat is the second most important food crop next to rice। नंबर के हिसाब से देखेंगे तो wheat का जो है सेकंड नंबर पे आएगा। हमको ऐसा लगता है कि इंडिया में जो है गेहूँ, ऑफ कोर्स हम चपाती इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ आवर थाली, तो हमको ऐसा लगता है कि wheat सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, पर राइस है और नंबर्स के हिसाब से जो है wheat है सेकंड नंबर पे आ गया इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है ना। एंड इट इज़ अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को आपको पता है खरीफ क्रॉप से कम पानी चाहिए होता है। इसके टाइम पीरियड, इसके सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में मॉनसून भी नहीं आता है ना। तो इट इज़ अ रबी क्रॉप इन द टेम्परेट रीजन्स। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, है ना। And it requires a well-drained loamy soil for its growth. Wheat is extensively grown in the temperate grasslands of USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine and Australia. In India, it is a rabi crop grown in winter. ये इंडिया में तो रबी के क्रॉप के तौर पे जो है ली जाती है और उसको कब उगाते हैं? सर्दियों में उगाते हैं। लेकिन जैसे अगर डिफरेंस करके देखा जाए तो राइस में जो है 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, लेकिन इसमें 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल में काम हो जाता है। राइस में जो है 26 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चाहिए और साथ में ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पर राइस के लिए ह्यूमिडिटी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वीट के लिए क्या है, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा और ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। इसमें हार्वेस्ट करते वक्त ब्राइट सनशाइन, आपने देखा होगा जो वीट का कलर होता है, गेहूं का कलर, उससे ही आप समझ जाएंगे गोल्डन कलर होता है। तो इतना उस अच्छा कलर, उससे सनशाइन जैसा ही कलर होता है। तो ये इन दोनों में जैसे डिफरेंस करके भी प्लीज़ यू हैव टू लर्न दिस काइंड ऑफ पैटर्न के डिफरेंट। अगर पूछ लें राइस और वीट की, उसमें तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे कि भाई इतनी रेनफॉल चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, ये क्लाइमेट चाहिए और सॉइल कौन सी चाहिए। तो इसमें क्या है, ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। ड्रेन मतलब वो जो नदियों में, ड्रॉट में, उसमें बहकर आती है वो जो मिट्टी, उसके साथ उस मिट्टी को जब वो इकट्ठी हो जाती है, लोमी चिकनी मिट्टी होती है, तो उसमें है ना वीट के कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है, इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है ना। और उसके जो मेन प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं, उनके नेम्स भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप इज मिलेट्स। The millets are known as coarse grains as they can be grown in the areas of less fertile soils with low rainfall. They grow in areas of high to moderate temperatures. There are 3 examples of millets known as ragi, bajra and jowar. Some of the leading countries where millets are grown are India, Nigeria and China. Millets में क्या है, 3 तरह की क्रॉप्स को इंक्लूड किया है, दैट इज रागी, बाजरा एंड ज्वार। बाजरा में तो आप जानते हैं कि राजस्थान इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन इंडिया, ऑफ कोर्स। तो इंडिया जो है इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है मिलेट्स में। रागी है, बाजरा है, ज्वार है, ये तीनों ही जो है ग्रेन्स फूड है। इसको आपने सुना भी होगा कि जो 5 तरह के ग्रेन्स को मिक्स करके आजकल ये है कि खाली वीट की रोटी नहीं खानी चाहिए, जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है कि 5 ग्रेन्स को मिला के खाया जाए। तो उसमें ज्वार, बाजरा और रागी तीनों को ये भी मिक्स किया जाता है वीट के साथ साथ, उसके आटे की जो हम चपाती बनाते हैं। तो इसमें इंडिया का जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द
वर्ल्ड। इसके लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर या इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको मिलेट्स को कहते हैं एडजस्टिंग क्रॉप है। कम टेम्परेचर होगा तो भी इसमें ग्रोथ हो जाएगी, ज़्यादा होगा तो भी ये सर्वाइव कर लेगी, कम रेनफॉल होगा तो भी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी तो भी सर्वाइव कर लेगी। मतलब इसको एडजस्टेबल क्रॉप कहते हैं मिलेट्स क्रॉप्स को, ठीक है ना। ये इसका वो है। नेक्स्ट इज मेज। मेज इज नॉन एज कॉर्न विच इज अ बोथ a feed and a food crop as well. It requires moderate temperature and rainfall. It grows best in well drained fertile soil. Major maize producing countries of the world are North America, Brazil, China, Russia, कनाडा एंड इंडिया। मेज़ की जो मक्का की, जिसे हम कहते हैं इंडिया में मक्का या कॉर्न जो है, वो फीड एंड फूड क्रॉप्स कैसे है कि खाने के लिए भी काम आती है और जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं उनको जो खिलाने के भी बहुत काम आती है। तो ये दोनों ही तरह की क्रॉप्स के उसमें यूज़ हो जाती है। और इसको क्या चाहिए कि टेम्परेचर जो है मॉडरेट टेम्परेचर है, वही वाली बात है कि कम और ज़्यादा दोनों में चल जाता है। और रेनफॉल भी ऐसा ही है, मॉडरेट वाला चाहिए कि ठीक है। और इरिगेशन कर सकते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। जैसे अगर खाली राइस की क्रॉप है, अगर हम उसको खाली इरिगेशन से अगर कल्टीवेट करना चाहेंगे तो वी हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं होता किसी भी नेशन के लिए। तो उसके लिए हमको मानसून चाहिए, नेचर भी चाहिए और हमको ह्यूमन फैक्टर्स भी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं, खाली इरिगेशन से भी हो जाएगा अगर मानसून का इतना सपोर्ट नहीं होता है। तो दैट इज़ मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए इसमें। और इसके जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया जो है इसके मेन प्रोड्यूसिंग नेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप ग्रोन इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स, लो रेनफॉल, 2-10 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये जो इसके है मेन ये है कि इसमें क्या है, ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करते हैं। क्योंकि इसमें हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, कम बारिश में भी ये आराम से उग जाती है, इसमें लो रेनफॉल में भी काम चल जाता। लेकिन ये एक अकेली ऐसी क्रॉप है तो आपको ये पॉइंट अपने ये टर्म जो है इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी हैव 2-10 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट जो होता है ना वो नहीं होना चाहिए, उससे फ्री डेज, फ्रॉस्ट फ्री डेज जो होते हैं पूरे 2-10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। फ्रॉस्ट में क्या ह्यूमिडिटी और वो सब मिक्स होता है, वो नहीं चाहिए। पूरे 2-10 डेज जो है ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी फुल ग्रोथ होने के लिए, अच्छे से इसके क्रॉप को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, है ना। एंड कॉटन ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। सॉइल कौन सी चाहिए, सॉइल हमको चाहिए ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल इज़ वेरी सुटेबल फॉर कॉटन, ओके ना। कॉटन के लिए हम उसको ब्लैक सॉइल का वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है इसमें। द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आर चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। इन प्रोवाइडर्स रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन के लिए जो मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड कपड़े वगैरह जो कॉटन के बनते हैं, उसमें रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है अवेलेबल। फर्स्ट नंबर इज़ ऑफ कोर्स चाइना एंड सेकंड USA एंड थर्ड नंबर इज़ इंडिया। कॉटन के वो रॉ मटेरियल जो होता है ना उसको प्रोड्यूस करने में। तो ये एक फाइबर क्रॉप हुई। और एक और फाइबर क्रॉप है, वो कौन सी है, दैट इज जूट। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। वाई, बिकॉज ऑफ इट्स कलर। अगर आपने देखा होगा जूट को तो कैसे गोल्डन कलर का वो एकदम धागा दिखता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर का है। और इंडिया में क्या है, इससे बहुत हम वैल्यूबल चीज़ें भी बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, वो जूट के बैग हैं, जूट के बहुत सारे आपने डेली लाइफ में देखा होगा चीज़ें। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जूट का जो है उसके जैसा का जैसा जूट को अफोर्ड करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ये अफोर्डेबल नहीं कह सकते हम इसको, अफोर्डेबल फाइबर नहीं है ये, थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव रहता है। तो लोग चाइना या इसके जैसे जो देश है उन्होंने इसका वो ढूंढ लिया है
नकली वो फाइबर जैसे आप कह लो, प्लास्टिक जो होता है जो इसके जैसा सिर्फ दिखता है, दैट इज़ नॉट रियल जूट। लेकिन उसके प्रोडक्ट्स ने जो इंडिया के मार्केट में काफ़ी इसको कंपटीशन दे रखा है ना। इंडिया और इसके लिए हमें किस तरह का वो चाहिए कि इंडिया इज़ ऑल्सो अर्न्स वैल्यूबल फॉर फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। इंडिया के जो ओरिजिनल बने हुए हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, पर वो ओरिजिनल होते हैं, उनकी क्वालिटी अलग ही होता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स, हाई रेनफॉल एंड अलुवियल सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, और सॉइल कौन सी होनी चाहिए? एलुवियल सॉइल इज़ वेरी सुटेबल फॉर जूट। It is a crop of the tropical regions. The two leading producers of jute in the world are India and बांग्लादेश। इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है इसके प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी इंडिया की लोकल मार्केट में जो है जूट के प्रोडक्ट्स को चाइना के बने हुए जो प्लास्टिक के फाइबर है जो बिल्कुल जूट जैसे दिखते हैं उससे बहुत कंपटीशन मिला है। मतलब इस जूट के बिजनेस के लिए बहुत ऐसा माहौल रहा है, उसके लिए बहुत सर्वाइव करने के लिए उसको बहुत यूँ करना पड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव फाइबर है। लेकिन बाहर एक्सपोर्ट करने में और उसके जूट से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बहुत एक्सपोर्ट होता है, और काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबल कह सकते हो इंडिया के लिए ये फाइबर है। ओके, नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी एंड टी यू नो बेवरेज क्रॉप्स हैं। बेवरेज मैंने आपको बताया कि हम पानी के अलावा जो भी ड्रिंक करते हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन बेवरेज क्रॉप्स। तो कॉफ़ी इज़ अ beverage crop as well as a plantation crop grown in warm and wet climate regions having well-drained loamy soil. Its cultivation is confined to hill slopes. The major coffee producing countries in the world are Brazil, Colombia and India. इंडिया भी है, इंडिया थर्ड नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे, बट फर्स्ट नंबर पे तो ब्राज़ील ही है। ब्राज़ील की कॉफ़ी बहुत मशहूर है। आपको पता है कॉफ़ी के तो नाम भी तरह तरह के होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी तरह की कॉफ़ीज़, उनके नाम बहुत अच्छे अच्छे से नाम होते हैं। तो ये जो है ये दो तरह, इसको बेवरेज क्रॉप भी कह सकते हैं और प्लांटेशन क्रॉप भी कह सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, प्लांटेशन क्रॉप में क्या होता है, बहुत बड़े लैंड पे अपन एक क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं और उसका वो क्या और है कौन सी कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स उसको एक्सपोर्ट करने सेल करने के पर्पज़ से ही हम कर रहे हैं। और इसके लिए हमको कैसे क्लाइमेट चाहिए? वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए। और किस तरह की सॉइल इज जो है चले इसमें बहुत अच्छी रहेगी? वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल जो है सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, और ज़्यादातर जो है इसका कल्टीवेशन है हम हिली एरिया जो है, हिली स्लोप्स होते हैं वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन आपने देखा होगा। इंडिया में भी जो असम वगैरह है, मेघालय है, जहाँ पर जो स्लोपी हिली एरिया है तो स्लोपी होगा, वहाँ पर कॉफ़ी का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है ना। Next is tea. Tea is a beverage as well as a plantation crop also. It requires a cool climate with well distributed high rainfall throughout the year for its growth. Hill slopes are preferred for the cultivation of tea as it needs well drained loamy soils. इसके लिए भी वैसे ही well drained loamy soil चाहिए। और हिली एरिया में इस कॉफ़ी की तरह इसको भी हिली स्लोप्स एरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पे उगाना। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो हमें लेबर चाहिए वो इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से, मतलब क्या होता है कि चाय की जो वो होती है टी प्लांट्स होते हैं उनको एक स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड मतलब जिसमें मतलब स्किलफुल होना चाहिए, जिसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो टी प्लांटेशन होते हैं उसमें सारी लीव्स काम की नहीं होती है। कुछ एक लीव्स होती हैं जो काम की होती हैं, जो काम आती हैं टी लीव्स बनाने में। तो स्किल्ड लेबर हमको हायर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है कि स्किल्ड लेबर होगा तो उन्हें पता होगा कि कौन सी लीव काम की है कौन सी नहीं है, और ये हाथों से हमको तोड़नी पड़ती है तो बहुत टाइम लगता है। तो मतलब सो ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ क्रॉप, उसमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए। तो ये इसकी वो है कि इसमें क्लाइमेट तो आपको पता ही है कि किस तरह का, उसमें क्या है थोड़ा सा कूल चाहिए और उसमें वार्म चाहिए। कॉफ़ी में जो है गर्म होना चाहिए और
चाय में जो है थोड़ा सा क्लाइमेट को थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है टी के उसमें टी क्रॉप्स में, कि इसमें क्या है कि पूरे साल रेनफॉल होनी चाहिए। थोड़ी 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 बारिश, जितनी ज़्यादा मतलब बारिश गिरेगी ना इसकी टी प्लांट्स की लीव्स पे, उतना ज़्यादा माना जाता है कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। मतलब पूरे साल थोड़ी 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 रेनफॉल होती रहे ना, तो टी की क्वालिटी को अच्छा माना जाता है। ये इसका एक वो मेन टर्म्स है, इम्पोर्टेंट टर्म है। ओके, and the next is agriculture development. Agriculture development refers to the concerted efforts taken by the government to increase agriculture production to meet the needs of the ever increasing population. Several programs have been introduced to increase the net sown area, the number of crops grown, provision of irrigation, use of chemical fertilizer, and high yielding varieties of seeds. Introduction of mechanized agriculture is another major step towards increasing agriculture productivity. Agriculture development is aimed at providing food security to the people. What is the term food security? Food security refers to the equal access of balanced and nutritious food to all the people to maintain a better health status. So ये जो है फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि हमको हमारे नेशन में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, सबको जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड का, लिविंग स्टैंडर्ड का एक अच्छा खाना जो है बैलेंस न्यूट्रिशन वाला सबको अवेलेबल होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन, हमेशा उनके लिए इसका होना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, हम लोग एग्रीकल्चरली डेवलप्ड होने चाहिए। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि भाई जो है फार्मर्स हैं उनको आप नई नई जो आप पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड के लिए, आप उनको अवेयर कराइए। पीपल्स में अवेयरनेस फैलनी चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जैसे कि कोई फार्मर है वो तो भाई टोटली डिपेंड कर रहा है अपनी क्रॉप पे, क्रॉप कल्टीवेशन पे। सपोज़ अगर उसको मतलब लॉस हो जाए, किसी भी रीजन से रॉट हो जाए, साइक्लोन आ जाए, कोई भी डिसीज़ हो जाए उसकी क्रॉप्स में, तो क्या होना चाहिए कि क्रॉप्स का जो है इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट से ये उम्मीद करता है, क्योंकि फिर बेचारा किसान क्या करेगा, उसने तो पूरी साल मेहनत करी, काम किया, और अगर क्रॉप में किसी भी वजह से ये उसको लूजेज हो जाता है, ये खो देता है वो कोई भी, तो अब क्या करेगा वो, तो उस क्रॉप का जो अगर ये इंश्योरेंस होगा तो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। भाई इतनी अगर क्रॉप उगाने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, इस गवर्नमेंट उनसे करे कि भाई इतने रेट पे तो गवर्नमेंट भी आपसे ख़रीद लेगी, तो उनके पास सिक्योरिटी होगी कि हाँ हमने ये कल्टीवेट किया, गवर्नमेंट तो खरीद ही लेगी, मार्केट में बिके चाहे नहीं बिके। उनके लिए जो है फैसिलिटीज़ हैं, उसमें क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, इरिगेशन की जो नई नई टेक्निक्स है उससे उनको अवेयर किया जाए, है ना। और जो मैकेनिज्म है एग्रीकल्चर में, जो दुनिया भर में तरह तरह की मशीनों का प्रोडक्शन हो रहा है, जो क्या है कि हमारे प्रोडक्शन को जो ह्यूमन के ज़रिए होता है। और आप यू कैन सी इन द पिक्चर फार्मिंग इन इंडिया एंड फार्मिंग इन यूएसए, किस तरीके से जो है ह्यूमन ये काम कर रहा है और वहाँ पर ये काम मशीनों से हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल होके निकलता है। वो ह्यूमन की तो एक लिमिट है काम करने की, मशीन्स के थ्रू ज़्यादा काम होता है। तो उसको भी जो है हमारे इंडिया के फार्मर्स, जैसे इंडियन गवर्नमेंट से ऑफकोर्स इंडियन फार्मर यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि उनके लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल करवाई जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देयर इज़ वन मोर पॉइंट विच इज़ नॉट मेंशन इन योर बुक। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो है
कैश क्रॉप्स की तरफ फार्मर्स को है मैं कहूँगी कि करना चाहिए अट्रैक्ट, क्योंकि उनका ये होता है कि वीट उगा लो, मेज़ उगा लो, ये हमारे काम आएंगी, ये इनको ही बेच देंगे। जबकि कैश क्रॉप्स लाइक ऑलिव ऑयल्स है, लाइक लिवेंडर है, लाइक इस तरह की जो फ्रूट्स में ये कीवी है, और ये सीड्स में, फ्रूट्स में, सब में अलग अलग है जैसे। तो ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये अच्छी रेट में जो है सेल हो जाते हैं। तो ये फार्मर्स का ध्यान थोड़ा सा कैश क्रॉप्स की तरफ भी लाना चाहिए कि आप ये जो क्लासिक अपना तरीका है उससे थोड़ा सा हटके इस तरीके से भी सोचा जाए बिजनेस माइंडेड होकर। तो कैश क्रॉप को हम उसी फील्ड पे, ऐसा नहीं है कि टोटली छोड़ दो आप वीट या मेज़ या इसकी कल्टीवेशन, लेकिन कुछ एक फील्ड के उसको पीस ऑफ द लैंड को उसमें कैश क्रॉप्स के उसमें यूज़ करें तो ऑफकोर्स उनकी लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होगा। जो वर्ल्ड वाइड जिस चीज़ की डिमांड है आप उसको ग्रो करोगे, वो मन माने रेट पे बेच भी सकते हैं, अच्छे जो है प्रॉफिट मिलता है। तो ऑफ कोर्स फार्मर्स को इंडियन गवर्नमेंट जो है इस तरीके से सपोर्ट कर सकती है। एंड केस स्टडी ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़ में ये है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन डेवलपिंग countries with huge population intensive agriculture was practiced. In this type of agriculture crops are grown on small land holding mainly with the help of human and animal labor। आपको पता ही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ह्यूमन और एनिमल लेबर पे डिपेंड कर रहे हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, इंटेंसिव होता है, और वहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। उसमें क्या हम यूज़ करते हैं कि इस तरह के एग्रीकल्चर में जो है मॉडर्न एक्टिविटीज़, मॉडर्न फार्मिंग की जो प्रोसेस है, मशीन्स है या फर्टिलाइज़र्स हैं या जो कुछ भी है, तो हम वो यूज़ करते हैं। तो ऑफ कोर्स उससे हमारी जो एग्रीकल्चर की डेवलपिंग वो कंडीशन है उसमें फ़र्क होता है ना। तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि फार्मिंग का इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, और यूएसए में वी कैन से कि वहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि इंडिया में जो है हम ह्यूमन और एनिमल लेबर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और यूएसए में जो है मशीन से डिपेंडेंट है, मॉडर्न एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, तो उससे प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है। ये वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मीन्स ये है कि गवर्नमेंट जो है इन लोगों के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी और बिल वगैरह उनके लिए अलग पॉलिसी बनाती है कि भाई इतना, जैसे नॉर्मल घरों में हम जो यूज़ करते हैं उसमें इतना यूनिट यूज़ करोगे तो इतना बिल है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट अपने फार्मर्स के लिए अलग पॉलिसीज़ बनाती है। जो फर्टिलाइज़र्स हैं या जो हाई क्वालिटी के सीड्स हैं जिसको हम HYV सीड्स कहते हैं, वो जो है कम रेट पे अवेलेबल करवाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। तो इन सब से वहाँ के फार्मर्स जो है अच्छी दिखने में भी, आपने देखा होगा कि फॉरेन की क्रॉप्स कितनी अच्छी दिख रही हैं, दिखने में कितनी चिकनी अच्छी लग रही, कलर ये वो। तो वहाँ की जो ये गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बहुत सारा सपोर्ट जो है सब्सिडी के फॉर्म में या और भी सपोर्ट के उसमें मिलता है, तो उससे वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। ये डिफरेंस है इन दोनों के उसमें कि किस तरीके से हम क्या यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जो है इंडिया में इससे रिलेटेड काफ़ी यूज़ हुए हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया के इकोनॉमिक में एक बहुत अच्छा वो कह सकते हैं कि टर्न था। बट ग्रीन रेवोल्यूशन ये है या वाइट रेवोल्यूशन है, तो उसमें एक चीज़ का हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे वो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं रहा, दैट इज़ कि लिमिटेड स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, जो राजस्थान का भी पूरा नहीं, कुछ जो है पोर्शन राजस्थान का, सिर्फ इन एरिया को ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है फ़ायदा मिला था। ओवरऑल इंडिया के सारे स्टेट्स को बराबर बराबर ऐसा नहीं मिला था। या वाइट रेवोल्यूशन है, ऑफ कोर्स इट्स रिलेटेड टू मिल्क, तो इसमें भी इन दोनों रेवोल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि पूरे ऑल ओवर जो इंडिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यू कैन से कि डिसप्रोपोर्शनेट था, पूरे उसको नहीं मिला था। ये है। तो इन दोनों जो नेशंस हैं उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को क्या
फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है, इस पे भी हमारा डिपेंड करता है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का डिफरेंस, ठीक है ना। और फार्मर्स को हम और अवेलेबल करवा के गवर्नमेंट की तरफ से उनको अवेयरनेस फैला के हम कैश क्रॉप की तरफ उनका ध्यान लाकर उनको इस चीज़ की कल्टीवेशन की जो है ट्रेनिंग देकर हम डेवलप कंट्रीज़ में इंडिया का नाम शामिल कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर।